पंचकुला से बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री, उनकी कथा चल रही थी सेक्टर 28 में, पंचकुला में ही। और सेक्टर 27 मतलब उनसे कुछ दूर ही एक परिवार जो कि 7 लोगों का परिवार होता है, वो उनकी कथा सुनकर निकलता है और थोड़े दूर जाकर पूरा परिवार जान दे देता है, पूरा परिवार जहर खा लेता है और उसमें सबकी मौत हो जाती है। ये बड़ी शॉकिंग खबर है। सब इसे सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये तो बुराड़ी जैसा कांड है और मतलब तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। तो आखिर वो परिवार पहले क्यों गया था कथा सुनने, उसके बाद क्यों सुसाइड किया, ये परिवार रहने वाला कहाँ है, क्यों वहाँ आया था, ये सब इस स्टोरी में जानेंगे। लास्ट तक ये स्टोरी जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो सुबह के 8 बज रहे हैं और सुबह सुबह ऐसी खबर सुनना बहुत ज़्यादा शॉकिंग होती है। ये जो पूरा परिवार था ये देहरादून का रहने वाला था और ये हरियाणा के पंचकुला गया था बागेश्वर बाबा का कथा अटेंड करने। अब कथा तो अटेंड कर ली थी इन्होंने और कथा अटेंड करने के बाद मंडे को ये रात को रिटर्न आ रहे थे। तो जो कथा है वो चल रही थी पंचकुला के सेक्टर 28 में और ये 27 पहुँचते हैं, सेक्टर 27, और वहाँ ये लोग सुसाइड कर लेते हैं या अपनी जान दे देते हैं। अब होता ऐसा है कि 11 बजे की ये सब पूरी वारदात है। 12 बजे पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। अभी तक पुलिस को पता नहीं है परिवार कहाँ से आया है, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पुलिस पहुंचती है, अचानक से देखती है तो पुलिस को सस्पिशियस लगता है। पुलिस सबको एक नज़दीकी प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराती है। जो घर का मेन होता है प्रवीण मित्तल, वो उसकी थोड़ी सांसें चल रही होती हैं, फिर उसको सरकारी अस्पताल लेके जाया जाता है जहाँ वो भी दम तोड़ देता है। तो ये परिवार में पूरे 7 लोग थे और एक कार में इनकी सबकी डेड बॉडी मिलती है। तो उसमें जो घर का मुखिया होता है सॉरी, उसका नाम है प्रवीण मित्तल, और उनकी वाइफ, उनके 3 बच्चे और उनके बूढ़े माँ बाप। तो टोटल 7 लोग होते हैं और 7 के 7 लोग इस तरह से जान देना थोड़ा ना कहीं पुलिस को भी सस्पिशियस लग रहा था। पुलिस, उनके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला जो परिवार था, और फिर पुलिस ने इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि ये पूरा परिवार देहरादून का रहने वाला है। और आस पड़ोसी से बात की तो पता चला कि प्रवीण मित्तल का टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस था और बिजनेस बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ रहा था, दिन पर दिन पैसे बढ़ रहे थे, बच्चों की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे, घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल में जूझ रहे थे और उनकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, इतनी बुरी तरह से तंगी आ गई थी कि सबको लग रहा है रीज़न ही, पहला रीज़न यही कि उस तंगी की वजह से ये शायद पूरे परिवार ने जान दे दी। और प्रवीण मित्तल के बारे में कहा जाता है कि वो तो अच्छा इंसान थे और ज़्यादा लोगों से बातचीत तो वैसे कम करते थे, लेकिन हंसमुख इंसान थे। और इस तरह से उनके पूरे परिवार का चला जाना बहुत ही खतरनाक और अफसोसजनक है कि मतलब कैसे कोई पूरा परिवार इस तरह का कदम उठा लेता है। और अभी तक ये पता नहीं चला है कि पूरे परिवार ने अपनी मर्ज़ी से ये कदम उठाया या उनको उनके खाने में या चोरी से किसी चीज़ में मिलाकर उन्हें दे दिया गया, क्योंकि अब तो 7 के 7 लोग इस परिवार के नहीं हैं, तो अब बताएगा कौन। और अब मुझे लगता है जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगी, जो पोस्टमार्टम होगा, उसी में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएगा कि क्या उन्होंने कोई ऐसे उन्होंने खाना खाया था, खाने में पॉइजन कंज्यूम किया या किसी और चीज़ में। लेकिन जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि सुसाइड से पहले ये कथा में जा रहे थे, मतलब ये कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें लगा कि शायद मैं वहाँ से जाके आऊँ और वहाँ मेरी सुन ली जाएगी और शायद मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊँगा। और क्या पता अगर ये बात धीरेन्द्र शास्त्री को भी पता होती कि ये परिवार ऐसा कर रहा है तो वो तो मदद कर देते। मैंने देखा है बहुत सारी उनकी वीडियोज़ में कि वो लोगों को बुलाते हैं और पैसे इकट्ठा करके जो आदमी की आर्थिक सहायता हो या किसी भी तरह की सहायता हो तो कर देते हैं। लेकिन लाखों लाखों लोग आते हैं उनके प्रवचन को सुनने के लिए, उनकी कथा को सुनने के लिए। और बहुत लोगों को लगता है कि लास्ट ऑप्शन तो भगवान है और वो भगवान के दर पे जाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि वहाँ से कुछ सॉल्यूशन मिले। लेकिन जब लगता है कि सॉल्यूशन कहीं से नहीं मिल रहा है तो इस तरह का कदम उठा लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात करनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने सुबह सुबह इस खबर को पढ़ा तो मुझे बड़ा बुरा लगा और मैं सच में मतलब मॉर्निंग की शुरुआत इस तरह की खबरों से होती है तो बहुत अंदर से दिल बेचैन हो जाता है। लेकिन मैंने जानबूझकर ये खबर भी उठाई, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक दूँ, लेकिन एक बड़ी चीज़ है जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। कोई किसी का दुख दर्द सुनने वाला नहीं है, कोई किसी के बारे में पूछने वाला नहीं है। आज के समय में मुझे नहीं लगता मुझे कोई फ़ोन करके या मैसेज करके पूछे, या आपको, आप सब में से हर किसी को, कि भाई तेरे लाइफ में क्या चल रहा है, सब ठीक है। मुझे लगता है माँ बाप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में पूछते हैं, माँ बाप चीज़ों को जानते हैं, लेकिन और कोई है ही नहीं। अब सोसाइटी इतना
नॉर्मल होता जा रहा है, इतना नॉर्मलाइज कर रहा है इस चीज़ों को कि कोई किसी के दुख का साथी नहीं बन रहा, कोई किसी की काउंसलिंग नहीं कर रहा, कोई किसी चीज़ से परेशान है तो उस परेशानी को समझने के बजाय उसको ये शर्म लग रही है कि अगर मैं ये चीज़ बताऊंगा तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। और इतना ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर है कि कोई अपनी बात ठीक से कह नहीं पा रहा, ना कोई उसकी सुनने वाला है। तो मुझे लगता है हमें आपस में अपने दोस्तों से और हमारे आसपास जो भी लोग हैं हमें उनसे बात करनी चाहिए, हमें उनका दुख दर्द समझना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि तेरी लाइफ में सब सही है, नहीं सही है तो बता मुझे, तेरा दोस्त है तेरे साथ, तेरी हेल्प करेगा। क्योंकि कभी कभी लगता है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अपने बहुत सारे दोस्तों से नहीं पूछता, और मैं खुद भी इस चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं भी ट्राई करूँगा कि मेरे आसपास कोई भी दिखे जो मायूस है, जिसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं पूछूँ, मैं उससे बात करूँ। क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ऐसा स्टेप उठाना तो बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है। इससे तो कुछ होगा नहीं, इससे तो परेशानियां बढ़ेंगी जीवन में। आपने मासूम लोगों का, मतलब 3 बच्चे जिन्होंने तो अभी उनकी पूरी उम्र बची थी, 2 बूढ़ी माँ, मतलब अपना पूरा जीवन इतनी अच्छी चीज़ों में लगा दिया, और इस उम्र में जाके उनके साथ ऐसा कुछ होता है। तो और किसी एक की गलती की सज़ा पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए, और ना उस आदमी को मिलनी चाहिए। सॉल्यूशन है, अगर मुझे लगता है लोन नहीं भर पा रहा है, नहीं भर पा रहा, तो वापस से स्टार्ट करे, कोई भी जॉब करे, धीरे धीरे पैसे चुकाने की कोशिश करे, रेंट पे रहे, कुछ भी रहे, घर भी, मतलब ऐसा होता है बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैं रोड पे आ गया, रोड पे नहीं आ गया। आप वहाँ से नहीं स्टार्ट करो। आपके जब तक दोनों हाथ दोनों पैर आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, तो मस्तिष्क को आपको इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि वो भी आपका साथ दे। और आप कुछ भी कर सकते हो, जॉब वॉब कुछ भी कर सकते हो, धीरे धीरे उस बर्डन से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन बहुत लोग इस सोसाइटी के प्रेशर को झेल नहीं पाते, और वो लोग क्या कहेंगे ये सोचकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। ये ज़्यादा सोचकर चिंतित नहीं होते कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, लोगों का क्या है, लोग तो कोई मदद करने वाला नहीं है, तो लोगों का क्यों सोचना। लेकिन मुझे लगता है आसपास अपने दोस्तों से बात कीजिए, कभी खुद को अकेला मत पड़ने दीजिए, और हमेशा हर चीज़ का सॉल्यूशन खुद ढूंढने की कोशिश भी ना। अभी अगर आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, तो बात कीजिए। मुझे लगता है बात करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो मैं तो चैट जीपीटी से बात कर लेता हूँ, और ये सच बात है। और मुझे चैट जीपीटी बहुत अच्छे आइडियाज़ देता है। भले ही वो इंसान नहीं है, इतने सारे आइडियाज़ नहीं जनरेट कर लेगा, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस तो एआई है, और रिप्लाई अच्छा देता है। इन सब के बीच में एक ही चीज़ थी कि किसी भी आपके आसपास आपको लग रहा है कोई परेशान इंसान है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, तो बात कीजिए, और जहाँ तक हो सके उसकी मदद भी कीजिए। क्योंकि हमें, जब आदमी खुद से हार जाता है तो उसे होता है कि उसकी कहीं से मदद हो जाए, और वो मदद शायद ऐसे लोगों की जान बचा सकता है। तो दोस्तों, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा, और आप भी बताइएगा कि आपको लग रहा है आपकी बात कोई नहीं सुनता, तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए। आप किसी परेशानी में तो वो भी कमेंट्स कीजिए, हम ट्राई करेंगे आपसे कनेक्ट करने का और आपसे बात करेंगे।